हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो आज मैंने एक टॉपिक लाया, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लास 12th का टॉपिक है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्टली एग्जाम्स में आता है ये। तो आज हम चलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब देखो, पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पहले समझना क्या है। What we have to learn, why, what we have to understand the first is the genome, the concept of genome. सब लोगों को इतना तो समझ आना चाहिए कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन तो ह्यूमन हो गया भाई, प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट हो गया। हाँ, बट ये जीनोम क्या है? तो जीनोम देखो, जीनोम सिंपली हम कहते हैं कि जितना भी, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन को हम ले लेंगे, उस ह्यूमन में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, उस सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उस ह्यूमन का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, उसको हम सबको मिला के जितना भी उसमें जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज नोन एज जीनोम। तो जीनोम हम सिंपली कहते हैं इट इज सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इट इज सिंपली द जेनेटिक मटेरियल, सम ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका सम हम कहते हैं, उसको हम सब, उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सब को हम क्या कहते हैं? जीनोम। भाई इसका जीनोम। तो जीनोम देखो, अब ह्यूमंस का, मैं ह्यूमंस की बात करता हूं, तो ह्यूमंस में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ह्यूमंस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ह्यूमंस में, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। वो किसकी शक्ल में होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इन ह्यूमंस ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ क्रोमोसोम्स, जो एक ह्यूमन में क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ही जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए होता है। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। हमने कहा कि इसमें से 44 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 44 क्रोमोसोम्स इसमें से ऑटोसोम्स होते हैं, जो सब ह्यूमंस में सिमिलर होते हैं। 44 क्रोमोसोम्स को हमने क्या कहा? दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। और जो दो बचे, जो दो दो क्रोमोसोम्स हैं, जो दो क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम एक्स और वाई कहते हैं, इनको हमने कहा सेक्स क्रोमोसोम्स। ये डिफरेंट होते हैं इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, तो डिफरेंस इन्हीं से आती है ह्यूमंस में। तो क्रोमोसोम जो 44 क्रोमोसोम्स है, इनको हमने क्या कहा? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ये सब में सेम होते हैं, इनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। अब ये देखो, ये 46 क्रोमोसोम्स जो है ना, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ये 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं। दे आर इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हमारे अंदर होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। जैसा कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मैं एक पेयर बना दूंगा, क्रोमोसोम 1 है ये। क्रोमोसोम 1 की दो कॉपीज होती है, एक फादर से आती है और दूसरी मदर से आती है। तो जिसको हम मैटरनल और पैटर्नल कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम मदर से आता है, दैट इज मैटरनल क्रोमोसोम। जो फादर से आता है, दैट इज पैटर्नल। तो फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम 1 का मेरे पास एक पेयर है, एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। ठीक है, एक क्रोमोसोम मदर से, एक फादर से। तो दैट मींस इसी तरीके से क्रोमोसोम 2 के भी दो कॉपीज है, एक मदर से, एक फादर से। तो एक इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं। तो कितने पेयर्स हमारे अंदर होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये 23 पेयर्स में क्या हो जाएगा? 23 पेयर्स जो होते हैं वही हो गए 46 क्रोमोसोम्स।
अब 23 पेयर्स में 22 पेयर्स क्या होंगे? 22 पेयर्स आर, जो 22 पेयर्स मींस 44 क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स हो गए 22 पेयर्स, ठीक है। तो ये 22 पेयर्स क्या हो गए? दीज आर ऑटोसोम्स। और एक पेयर होती है, या तो वो एक्स वाई हो सकता है या एक्स एक्स हो सकता है। तो ये जो पेयर है दिस इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। तो 21 प्लस ये वाला पेयर हो गए 23 पेयर्स, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंस है, फीमेल्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स होता है, वन पेयर जो होता है वो सिमिलर होता है एक्स एक्स, लेकिन मेल्स में होता है ऑटोसोम्स 22 पेयर्स प्लस जो ये 23 वाला पेयर है ये कौन सा होता है? एक्स और वाई वाला। तो यही हो गए 22 पेयर्स हो गए 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम 44 हो गए, और अगर ये मेल है तो इसमें मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई। तो दैट मींस ये अगर मैं कहूंगा कि देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो मेरे अंदर मेरा जो जीनोम है वो फॉर एग्जांपल वो है 46 क्रोमोसोम्स का बना है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो उसमें से ये चीजें मुझे याद रखने के पहले ऐसे 23 पेयर्स मेरे में होते हैं। तो 22 पेयर्स उसमें क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, या 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, या दो क्रोमोसोम्स जो बचे हैं वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये अगर मैं पेयर्स में गिन रहा हूं तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हो गए, और एक पेयर क्या हो गया? वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब देखिए हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम करते क्या है? बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का की जो एम है, द एम इज टू सीक्वेंसिंग करना, जीनोम की सीक्वेंसिंग करना। देखो एम क्या है इसकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम करते क्या है? बेसिकली हम जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। अब सीक्वेंसिंग क्या होगी? देखो हम क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, जीनोम की सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं एक जेनेटिक मटेरियल ले लूंगा, डीएनए ले। ये डीएनए किसका बना होता है? डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए में ऐसे होते हैं नाइट्रोजनस, ये मैं कहता हूँ नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें सिंपली होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जेनेटिक मटेरियल हमारा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमीन है, गोनिन, साइटोसिन। तो देखो ये क्या है? ये है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। तो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को जानने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसमें सीक्वेंस कौन सी है, पहले ए है, ए जी सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए जी सी टी ए ऐसे है सीक्वेंसिंग। तो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसिंग ऐसे है इसमें, ठीक है। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जानना है कि जेनेटिक मटेरियल में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो सीक्वेंसिंग सिंपली हो गया आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई न्यूक्लियोटाइड पैटर्न और सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, दैट्स नोन एज सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम। तो बात सिंपल सी है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता करना, आइडेंटिफाई करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम कहते हैं। तो यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हमें बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है, या इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की गई है। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता लगाया गया है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे जीनोम में क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर इसमें डिफेक्ट होगा इस बेस पेयर में, तो हमें जब हमने ये इस पेयर का पता लगाया तो वी कैन क्योर दैट, ठीक है। तो इसका एम यही है कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑल अबाउट? इट इज अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम। इसमें हम जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज सीक्वेंसिंग? सीक्वेंसिंग सिंपली बात होगी कि भाई न्यूक्लियोटाइड पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है कि जीनोम में न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न क्या है। ऐसे पैटर्न है ए जी सी सी टी टी, ए जी सी सी टी ए फॉर एग्जाम्पल।
तो न्यूक्लियोटाइड फिर कंप्लीमेंट्री, इसी के अपोजिट इसमें कंप्लीमेंट्री होते हैं, सी के साथ जी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी, ए के साथ टी। तो ये है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यही हम करते हैं। अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब इसके बारे में अब हमको आइडिया लग गया है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करना क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके लिए था, इसमें किया क्या गया, सीक्वेंसिंग की गई, इसमें जेनेटिक मटेरियल जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की गई। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये क्या था? इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। अब मेगा, हमने इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों नाम दिया? व्हाई इट वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? देखो अगर हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो देखो पहले ये स्टार्ट कब हुआ? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ, और जब हमने सीक्वेंसिंग शुरू कर दी, ठीक है, 1990 में सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम स्टार्ट की गई, और लगभग 2002 में ये कंप्लीट हो गई। 2003 आई थिंक, 2003 में ये कंप्लीट हो गई, 2003 में। तो 2003 में ये कंप्लीट हो गई सीक्वेंसिंग, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो लगभग ये जो टाइम है इट इज 13 इयर्स का टाइम। 13 इयर्स लग गए हमें ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने, हर कोई क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है तो उसको पता करने में 13 इयर्स स्पेंड हो गए। लेकिन तब जाके भी 2003 में सारे जो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। खाली एक क्रोमोसोम बचा था जिसकी सीक्वेंसिंग 2003 में भी कंप्लीट नहीं हो गई थी, एंड दैट क्रोमोसोम वाज क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसकी सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हो गई, ठीक है, 2006 में कंप्लीट सीक्वेंसिंग किसकी हो गई? क्रोमोसोम 1 की। लेकिन ऑलमोस्टली नियरली सारे ह्यूमन जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो कंप्लीट हो गई थी अप टू 2003, जिसमें 13 इयर्स लगे, लेकिन खाली एक क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हो गई, दैट वाज क्रोमोसोम 1। और ये क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग को इतना टाइम क्यों लगा? बिकॉज़ क्रोमोसोम 1 इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। कौन? क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। जब हम आइडोग्राम बनाते हैं, आइडोग्राम मींस जब हम फोटोग्राफिक इमेजेस लगाते हैं कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है अगर हम उनकी एक फोटोग्राफिक इमेज लगा दें, तो वो फोटोग्राफिक इमेज जो है हम उसमें क्रोमोसोम्स को कैसे अरेंज करते हैं? पहला जिसका लार्ज साइज है, उसके बाद जिसका छोटा साइज है, उसके बाद तो साइज के बिना पर हम वो उसमें वो सीक्वेंस लगा देते हैं क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम 1 हमने किसको नाम दिया? जो सबसे लार्ज है उसको क्रोमोसोम 1 नाम दिया गया। जो सेकंड है उसके बाद जो छोटा सा है क्रोमोसोम 1 का थोड़ा सा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, तो सबसे लास्ट में कौन सा क्रोमोसोम आता है? क्रोमोसोम Y, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। तो दैट इज नोन एज आइडोग्राम। आइडोग्राम एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है किनकी? क्रोमोसोम्स की, बेस्ड अपॉन द साइज, ठीक है। तो उसमें अगर आइडोग्राम की बात करें उसमें हम क्रोमोसोम्स को ऐसे अरेंज करते हैं, जो सबसे बड़ा वो पहले आएगा, तो फॉर एग्जांपल, और ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है, मैटरनल पैटर्न। तो ये क्रोमोसोम 1 है, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, तो ऐसे आते हैं आइडोग्राम में, ऐसे ही हमें फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं। उसमें हम अरेंज करते हैं क्रोमोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? 1। तो इसकी सीक्वेंसिंग 2006 में कंप्लीट हो गई। एक, अब देखो ये तो 13 इयर्स लग गए सीक्वेंसिंग करने में। एक और चीज क्या है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के लिए एस्टिमेट लगाया गया कि जो ह्यूमन जीनोम है, पहले एस्टिमेट लगाया गया कि ह्यूमन जीनोम में कितनी बेसिस है, कितने बेस पेयर्स है? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड, ये क्या था? इट वाज estimated that human genome contains 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। तो एक बेस पेयर को, एक बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करने के लिए $1 लगता था। तो $1
$3 लगते थे एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर रिक्वायर्स $3. तो दैट मीन्स देयरफॉर सीक्वेंसिंग ऑफ 3 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स, तो एस्टिमेट किया गया कि इट विल रिक्वायर $9 billion, $9 billion। तो $9 billion किसके लिए लगते थे? ह्यूमन जीनोम को, टोटल सारे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए $9 billion एस्टिमेट किया गया कि इसमें लग जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट था, बिकॉज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। और टाइम भी कितना देखो, टाइम भी 13 years, तो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो अगर यहां पर हम बात करें, एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, उसे कहा कि जो ये 9, देखो ये 3 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स, जो अगर हम सीक्वेंसिंग कर दे, इन 3 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग कर दे जो टोटल ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर्स है, तो दैट मींस अगर 1000 बुक्स है, इफ देयर इज अ बुक, बुक है, एक बुक में 1000 पेजेस है, एक बुक में one book contains 1000 pages and every page, single page, यहां पर लिखूंगा मैं single page, अगर हम सिंगल पेज पर 1000 वर्ड्स लिख डालें, कितने लिख डालें? 1000 लेटर्स, ठीक है। अगर हम 1000 लेटर्स लिख डालें इस पर, सिंगल पेज पर, तो इट विल रिक्वायर, ये जो यहां से जो सीक्वेंसिंग करके जो एनॉर्मस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी, अगर हम 3 to 10 raised power 9 बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग कर डालें और उससे जो एनॉर्मस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी वो लगभग 3300 बुक्स में लिखी जाएगी। तो इफ देखो, इससे पता चलता है, अगर एक बुक है मेरे पास, एक बुक में क्या है, एक बुक में 1000 पेज है, हर किसी पेज पर 1000 लेटर्स लिखे गए हैं, तो दैट मीन जो सीक्वेंसिंग से अगर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करे, जो उसमें से इंफॉर्मेशन निकलेगी, अगर मैं एक एक पेज पर 1000 पेज से एक बुक में, तो एक पेज पर 1000 लेटर्स भी लिख डालूं, तब भी मुझे रिक्वायर हो जाएंगी 3300, ठीक है। 3300 बुक्स मुझे रिक्वायर हो जाएंगी फॉर पुटिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू द बुक्स, ठीक है। बट हाउ मेगा प्रोजेक्ट इट वाज, कितनी इंफॉर्मेशन वहां से निकलेगी। तो जब इतनी इंफॉर्मेशन वहां से निकल रही है, दिस नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इतनी इंफॉर्मेशन को 3300 बुक्स में लिख डालें, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो, इसके लिए कुछ अलग चीज चाहिए थी। इस ह्यूज जो सीक्वेंसिंग में जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल रही है, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल रही है, दिस एनॉर्मस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स सम, मतलब कि सम इनोवेटिव टाइप ऑफ थिंग्स हमें चाहिए, इनोवेटिव टाइप ऑफ कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए जिसमें हम इस एनॉर्मस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, स्टोर करें, ठीक है। तो दोज, इसने क्या किया, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सीक्वेंसिंग से एक बायोलॉजी का एक और फील्ड निकल कर आया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसके लिए होता है? तो इस ह्यूमन जीनोम जो हमने सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम कर दी, उससे एक न्यू बायोलॉजिकल एरा स्टार्ट हो गया, दैट इज द एरा ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इससे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने जन्म ले लिया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसी दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो सीक्वेंसिंग से निकली है, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, हम एनालाइज करते हैं इन सम कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती है, ठीक है। कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती है, उन कंप्यूटेशनल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम्स में हम उसको स्टोर करते हैं, और इस फील्ड ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? अगर आपको सिंपली कोई बोलेगा कि व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स सिंपली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस, स्टोर एंड एनालिसिस, और एनालिसिस करते हैं किसकी, एनालिसिस ऑफ डाटा। हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या आते हैं, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस,
तो कंप्यूटेशनल डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइसेस सम बहुत ही, दैट मींस हिमोनिक टाइप ऑफ, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर डिवाइसेस में लग जाती है, जिसमें ये इतनी इंफॉर्मेशन जो सीक्वेंसिंग से निकली है वो इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो दैट मींस इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक और फील्ड बायोलॉजी का निकल कर आया, दैट इज नोन एज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने ये सीक्वेंसिंग की ये जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी हमने इनमें स्टोर कर दी। किसके लिए स्टोर कर दी? फॉर प्रोसेस, फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। उस डाटा को प्रोसेस करना, एनालाइज करने के लिए हमने इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इन कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में इसको स्टोर कर दी। अब देखो, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए देखो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर है। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में देखो इसमें एक थी, दैट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उसने अपना रोल प्ले किया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और एक और था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट था ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। तो वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, ये तीन इन तीनों ने कोलैबोरेट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने टेक पार्ट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, एंड उसमें से कौन थी? फाइव कंट्रीज में जापान था, उसमें चाइना था, उसमें जर्मनी थी, फ्रांस था, यूएस, यूके, दीज ऑल वर प्रेजेंट। तो जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यूके, यूएसए, तो ये सारी कंट्रीज ने एक कोलैबोरेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो ये एक ही जगह नहीं हुआ, ये डिफरेंट लेबोरेटरीज में है, इन कंट्रीज में जो भी लेबोरेटरी थी वहां पर ये प्रोजेक्ट हो गया। अब देखो गोल्स क्या है, पहले हम गोल्स को साइड रख के पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मेथोडोलॉजी इसकी देखते हैं। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, या पहले गोल्स ही देखते हैं, चलो गोल्स ही देखते हैं पहले। व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? गोल्स, तो इसको गोल्स क्या है? What is the main aim of the Human Genome Project? That means goals to identify करना 20,000, 25,000, हाँ, या 30,000, मोस्टली मैं यहाँ पर लिखूंगा 25,000 से लेकर 30,000 जीनस इन ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम में ये जीनस 20 to 20,000, 25,000 to 30,000 जीनस को आइडेंटिफाई करना किसमें? ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। सीक्वेंस to identify या to determine sequence of 3 billion nucleotide bases, 3 billion न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, उनको आइडेंटिफाई करना, और टू एनालाइज या टू प्रोसेस उस इंफॉर्मेशन को, उस सीक्वेंसिंग को प्रोसेस करना, उस डाटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना या एनालाइज करना, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाटा। तो उस डाटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना और एनालाइज करना, ठीक है, दैट इज द गोल। और क्या करना? जो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज है, उन एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को क्या करना? उनको एड्रेस करना, ठीक है, तो एड्रेस, क्योंकि जब अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया तो
कभी कभार कुछ लोगों को परेशानी होती है कि व्हाई यू आर सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम, क्योंकि आप क्यों खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, आप क्यों दैट मींस ऑलमाइटी के अगेंस्ट जाते हो, व्हाई यू आर सीक्वेंसिंग, व्हाई यू आर आइडेंटिफाइंग दोस थिंग्स व्हिच आर ओनली सेक्रेट टू द गॉड एंड द ह्यूमन, तो व्हाई यू आर जस्ट, तो उसमें कुछ लीगल सोशल इश्यूज एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उन एथिकल लीगल सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, टू एड्रेस एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, उसके लिए एलिसा बना दी गई, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ठीक है। तो ये आप बात याद रखोगे, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एलसिया बनाई गई, ठीक है। तो दीज आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये गोल्स थे। तो अब देखिए मेथोडोलॉजी क्या, नाउ व्हाट इज द मेथोडोलॉजी बिहाइंड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करने के लिए किस तरीके के मेथड्स यूज किए गए, दैट इज नोन एज मेथोडोलॉजी। नाउ मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है, तो मेथोडोलॉजी अगर हम देखेंगे तो मेथोडोलॉजी में आता है सिंपली दो तरीके के मेथड्स यूज किए गए, ठीक है। दो तरह के मेथड्स हैं, एक को हम कहते हैं कि देखो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में फॉर एग्जांपल ये रीजन है, दिस रीजन इज अ कोडेड रीजन, ये क्या है, दैट मींस ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फंक्शनल रीजन है, दिस इज कोडेड रीजन, दिस इज द कोडेड रीजन। हमारे जेनेटिक मटेरियल में कोडेड और अनकोडेड नॉन कोडेड रीजन्स है। कोडेड रीजन्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जेनेटिक मटेरियल में कोडेड रीजन्स है, ठीक है, जिनसे प्रोटीन्स व्योटीन्स आरएनए वारएनए बनता है। तो इन्हीं से क्या बनेगा, इन्हीं से आरएनए बनेगा, इन्हीं से आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज कोडेड रीजन, ये हो गया भाई कोडेड रीजन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन इज नोन एज कोडेड रीजन। नॉन कोडेड रीजन हो गया, दिस इज सिंपली अ जंक डीएनए, ठीक है, इसमें कोई ये आरएनए वारएनए प्रोटीन्स व्योटीन्स नहीं निकलते हैं, दिस डजंट कोड फॉर प्रोटीन, ये नॉन कोडिंग रीजन है, दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन। तो इसको हम नॉन कोडिंग रीजन, तो मोस्ट ऑफ आवर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है, इट इज मेड अप ऑफ नॉन कोडेड पार्ट, नॉन कोडेड पार्ट है ओनली, बहुत कम हमारे पास कोडेड पार्ट। तो अब ध्यान, अब देखो, अब यहाँ पर समस्या ये आ गई कि भाई हम सीक्वेंसिंग किसकी करें, हम सीक्वेंसिंग खाली कोडेड पार्ट्स की करें या सारे जीनोम की करें, कोडेड प्लस नॉन कोडेड पार्ट। तो दोनों रीजन्स, कोडेड रीजन्स को ही सीक्वेंसिंग करनी है कि सारे जीनोम को सीक्वेंस करनी है, दैट मींस कोडेड प्लस नॉन कोडेड पार्ट की। तो उसके लिए दो टेक्निक्स, देखो दो टेक्निक्स, दो मेथड्स थे। अगर कोडेड रीजन्स को खाली क्या करना है, कोडेड रीजन्स को खाली क्या करना है, ये दैट मींस सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग ऑफ कोडेड रीजन्स ओनली, कोडेड रीजन्स ओनली। तो अगर कोडेड रीजन को ही सीक्वेंसिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड था, सीक्वेंशियल टैग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल टैग्स। तो सीक्वेंशियल टैग्स एक ऐसा मेथड था जिसमें खाली हम सीक्वेंसिंग करते किसकी, कोडेड पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल की। लेकिन फिर अगर हम दोनों करते हैं, दैट मींस नॉन कोडेड एज वेल एज कोडेड पार्ट, तो उस मेथड को सीक्वेंस एनोटेशंस, सीक्वेंस या एनोटेशन सीक्वेंसेस हम कहते हैं, एनोटेशन सीक्वेंस। लेकिन देखो अब साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई हम सीक्वेंशियल टैग्स यूज नहीं करेंगे, ये वाला मेथड नहीं हम यूज करेंगे, हम पूरे के पूरे जीनोम को ही सीक्वेंस आउट करेंगे, दैट मींस कोडेड प्लस नॉन कोडेड पार्ट, जिसमें सीक्वेंसिंग ऑफ कोडेड एज वेल एज नॉन कोडेड पार्ट होगा, तो उस मेथड को हम एनोटेशन सीक्वेंसेस कहते हैं। तो डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एनोटेशन सीक्वेंसेस का मेथड यूज किया गया, जिसमें कोडेड प्लस नॉन कोडेड, कोडेड प्लस नॉन कोडेड पार्ट को क्या किया गया, सीक्वेंस आउट किया गया, सीक्वेंस आउट, ठीक है, सीक्वेंस है। तो इसमें दोनों कोडेड एज वेल एज नॉन कोडेड पार्ट दोनों क्या हो गए, सीक्वेंस आउट हो गए। अब देखो सीक्वेंसिंग के लिए, ये एनोटेशन सीक्वेंसेस करने के लिए, ये ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए क्या किया गया, इस जेनेटिक मटेरियल को
कट किया गया इनटू फ्रेगमेंट्स। हाँ, इसको फ्रेगमेंट्स किए गए, जेनेटिक मटेरियल को फ्रेगमेंट्स किए गए। तब फ्रेगमेंट्स को आप देखो, अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, दीज आर द फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए हमें चाहिए कि इनकी लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स ऐसे इंडिविजुअली ऐसे सेपरेट नहीं होंगे, इनकी लार्ज, इनको पहले क्लोनिंग करनी है। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक होस्ट सेल चाहिए। इन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए पहले हमें क्या करना है, इनकी एम्प्लीफिकेशन करनी है। एम्प्लीफिकेशन मींस इनका नंबर हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो नंबर बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन, दैट मींस क्लोनिंग हम करेंगे। तो क्लोनिंग, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये जो ह्यूमन ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये हम किस में डालेंगे, इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल, तो होस्ट सेल्स दो यूज की गई, एक तो बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा यीस्ट। बैक्टीरिया और यीस्ट दो क्या थे, ठीक है। देखो, अब देखो होस्ट सेल यूज की गई, तो होस्ट सेल कौन थी, या तो बैक्टीरिया यूज की गई होस्ट सेल, या तो यीस्ट। लेकिन ये जो डिजायर्ड, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, ये डायरेक्टली इसमें तो नहीं जाते, क्योंकि डीएनए क्या होता है भाई, ये हाइड्रोफिलिक होता है, नेगेटिवली चार्जड होता है, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। कौन, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इट इज हाइड्रोफिलिक, इट इज वाटर लविंग, और ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज। और जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन चार्जड एज वेल एज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली अंदर नहीं आने देती है। अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन डायरेक्टली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स नेवर पास, ये ऐसे डायरेक्टली पास नहीं होते हैं, ठीक है। दे नीड सर्टेन कैरियर्स, इनको अब कैरियर्स चाहिए। तो अब इनको हमने कैरियर कौन दे दिया, इनको कैरी करने के लिए हमने यूज ऑफ वेक्टर्स किया। तो वेक्टर हमने यूज किया, कौन सा वेक्टर हमने यूज किया, तो वेक्टर हमने दो यूज किए। कौन कौन सा वेक्टर हमने यूज किया, एक तो हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दीज आर द टू वेक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर बैक्टीरिया में हमें इसको, अगर हमारे पास होस्ट सेल बैक्टीरिया है, उसमें हम इसकी क्लोनिंग करेंगे, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की हम क्लोनिंग करेंगे किसमें, होस्ट सेल बैक्टीरिया में। तो उस टाइम कौन सा हम लेंगे, उस टाइम हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेक्टर लेंगे। अगर यीस्ट सेल में करना है तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेक्टर लेंगे, और इस तरीके से ये हो जाएगी। दैट मींस इनकी सीक्वेंसिंग, फिर उसके बाद जब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, दैट मींस क्लोनिंग इनके हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉपीज इनकी बढ़ जाएगी, तो उसके बाद हम इनको आराम से आराम से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अब देखो सीक्वेंसिंग के बाद रिजल्ट्स क्या आ गए। नाउ रिजल्ट्स, ठीक है, ये तो हमने सीक्वेंसिंग देखी यहां पर। अब देखते हैं हम रिजल्ट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में रिजल्ट्स क्या आए। तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस, जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आउट किया गया, तो उसमें रिजल्ट्स क्या क्या आ गए। तो कहा गया कि जो ये ह्यूमन जीनोम है, इट इज मेड अप ऑफ 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स 3164.7, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जो न्यूक्लियोटाइड अगर बेस पेयर्स है तो इंटू 2 करना है, वरना न्यूक्लियोटाइड बेसिस आप लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स निकालनी है, इंटू 2 करना है, इसको इंटू 2 कर दो, दैट विल गिव यू द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। तो 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एविडेंस, ये फर्स्ट चीज कहां से डिटेक्ट हुई हमें, by sequencing the human genome project, that human genome contains 3164.7 nucleotide bases, ठीक है। और दूसरी बात पता चली कि ह्यूमन जीनोम में देयर आर 20,000 या 25,000 to 30,000, 25 लास्ट। तो देखो, तो पहली बात तो यही थी। तो और दूसरी बात थी कि 3000 जीन्स होते हैं, 3000 जीन्स are present in human genome। तो ह्यूमन जीनोम में 3000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। There are 3000 genes present in
ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम में 3000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ईच जीन, जो हर कोई जीन है, ईच जीन is made up of 3000 बेसिस। तो हर कोई जीन बना है 3000 बेसिस का। ये बात भी सामने हमें आई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला हमें। और क्या पता हमें चला, देखो यहां पर हम लिखेंगे जो लार्जेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन। लार्जेस्ट जीन कौन है? लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन। अब देखो डिस्ट्रोफिन जीन का कंसेप्ट कहां से है? डिस्ट्रोफिन जीन जो है ना, ये सबसे लार्जेस्ट जीन है। आपने मसल कंट्रैक्शन पढ़ी होगी। मसल कंट्रैक्शन में जो स्केलेटल मसल सेल्स है, उनमें वहां पर एक डिस्ट्रोफिन का रिसेप्टर भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, उनमें एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहां से निकलता है? डिस्ट्रोफिन जीन से, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं निकलेगा, दैट मींस कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। तो दैट विल लेट द, उसको हम कहते हैं, दैट विल आल्सो लेट ऐसे कि उसमें एक डिसऑर्डर आ जाता है, उस डिसऑर्डर को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। दैट इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है वो नहीं निकलता है फ्रॉम द डिस्ट्रॉफिन जीन। तो डिस्ट्रॉफिन जीन क्या है? डिस्ट्रॉफिन जीन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। और जो स्मॉलेस्ट जीन है ह्यूमन जीनोम में, दैट इज स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट छोड़ोगे, लार्जेस्ट जीन हो गया ये। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता क्या चला कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है? इस क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 लार्जेस्ट है, और उसमें 2968 जीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड इट कंटेन्स 2968 जीन्स। और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज Y क्रोमोसोम, जिसमें 231 जीन्स है। 231 जीन्स इसमें है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम 1। और क्या चीजें हमें पता चली फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? हमें पता चला कि ओनली 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ओनली 2% of genome codes for 2% of genome codes for proteins. तो that means खाली 2% coded है जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। codes for proteins. Most of the genome, जो हमारा most of the human genome has repetitive sequences. तो हमारे जो जीनोम है, most of the genome जो हमारा होता है उसमें repetitive sequences होती है। तो most of the genome is formed of repetitive sequences. Most of the human genome is formed of repetitive sequences, जिसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। Most of human genome contains repetitive sequences, repeating sequences, repetitive sequences, ठीक है। उसमें repetitive sequences होती है, फॉर एग्जाम्पल AGTC, उसके बाद AGTC। तो इसी तरीके से हमारे जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा होती है। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आगे जाके आप देखना कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे, तो दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। इनको फिर हम VNTR, variable number of tandem repeats कहते हैं। सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट हम वहीं से निकलता है, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, ठीक है। और 99.9% of nucleotide base pairs are similar in all humans, are similar in all humans। तो 99.9%
हर किसी ह्यूमन के में, एक ह्यूमन और दूसरा ह्यूमन, दो ह्यूमंस के दरमियान, दो इंसान के दरमियान 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग सेम है। ओनली देयर इज 0.1% डिफरेंस है, ओनली 0.1% डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, 0.1% डिफरेंस इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में खाली 0.1% डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और देखो दिस डिफरेंस इज, ये डिफरेंस कहां पर आती है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो है 1.4 मिलियन, देखो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये है जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन लोकेशंस, जो हमारे जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है, जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है। फॉर 1.4 मिलियन लोकेशंस, 1.4 मिलियन, हमारे जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जहां पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। दैट मींस सिंगल बेस पेयर क्या है? डिफरेंस, सिंगल बेस पेयर डिफरेंस है बिटवीन द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल ये ए पर्सन है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इनका क्रोमोसोम 1 है, this is the chromosome 1 of this person, this is maternal and paternal, this is the chromosome 1 of another person। तो ऑटोसोम्स में तीनों के ऑटोसोम्स दे रहा हूं, तो क्रोमोसोम 1 तीनों का है। तो इसमें फॉर एग्जांपल सीक्वेंस क्रोमोसोम 1 मैटरनल एंड पैटर्नल, मैटरनल एंड पैटर्नल, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो इसमें सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल ए जी टी सी सी। तो इस पैटर्नल वाले क्रोमोसोम में इसकी सीक्वेंस है, क्योंकि क्रोमोसोम 1 सिमिलर होते हैं, सीक्वेंस भी सिमिलर है ए जी टी, लेकिन यहां पर क्या है? ए जी टी सी सी। फिर इस वाले देखो, यहां पर इसका देखो आप, यहां पर इसको डिफरेंस है, ए यहां पर जी था तो यहां पर टी है, इसको ए टी जी सी सी फॉर एग्जाम्पल जी। तो इसमें क्या है? इसमें है ए सी टी जी सी सी। देखो फॉर एग्जाम्पल जी सी सी, या देखो खाली अगर एक ही मैं यहीं पर लिखूंगा, मैं दो ही सीक्वेंस यहां पर लिखूंगा, ए जी ए टी और ए सी, फिर टी, फिर मैं यहां पर टी लिखूंगा, इसको भी टी में लिखूंगा, फिर सी सी, फिर सी सी, इसमें भी यही लिखूंगा, ए जी आ गया इसका, टी, फिर सी, फिर सी। अब देखो पर्सन ए में ए पहला है, ए भी इसका भी है, ए इसका भी है, लेकिन इसका दूसरा जी है, इसका टी है, तो ये न्यूक्लियोटाइड पेयर इन तीनों में डिफरेंट है। तो दिस न्यूक्लियोटाइड पेयर इज डिफरेंट इन 3 इंडिविजुअल्स। तो इसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर, बेस पेयर क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में डिफरेंस होगी बिटवीन द इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म उसी को हम कहते हैं कि अगर बिटवीन द इंडिविजुअल्स, अगर पहला ही क्रोमोसोम हमने तीनों में ले लिया, ऑटोसोम है, तो उसमें एक बेस पेयर की डिफरेंस आती है 3 इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी के साथ ह्यूमन जीनोम कंप्लीट हो गया है, टोटल एंड टोटल कंप्लीट।